लीडर टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी बातें जनाब के एस नागपाल साहब से जारी हैं। मैं वक्फे से पहले उनसे पूछ रहा था कि अपने आबा व अजदा के बारे में हमें कुछ बताएं, कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ। सर, मेरा ताल्लुक़ शहदाद कोट से है, जो उस वक्त ज़िला लाड़काना में था और आजकल कंबर शहदाद कोट खुद ज़िला है। 1951 में मैं वहाँ पैदा हुआ। वही आबाई घर जो आज भी मेरे पास है। मेरी माँ का ताल्लुक़ डेरा से, डेरो आहे मशहूर जगह है, और मेरे बाप का ताल्लुक़ थल्ला मेहड़ से आगे एक गुरुकुल की तरह एक बहुत बड़ा रूहानी मरकज़ होता था। मेरी पैदाइश से पहले की बात है काफ़ी, जिसमें रूहानी तौर पर चीज़ें सिखाई जाती थीं, योगा सिखाया जाता था, हिंदी, गुरमुखी, संस्कृत। तो उसके वो आलिम थे। ये तसव्वुफ़ मुझे न सिर्फ विरसे में मिला है बल्कि बचपन से सीखा है। मेरी ज़िंदगी के 3 मुहर्रकात हैं, गुरु नानक। तो मेहड़, थल्ला और शहदाद कोट, डेरा। हाँ, तो डेरा और मेहड़ का मिलाप। इनकी भी एक लव मैरिज थी, अब्बा की भी। मेरी लेकिन अभी तो आप हिंदू नहीं रहे, इंसान रहे। हाँ, लेकिन हिंदू तो लव मैरिज कैसे करेंगे? लव मैरिज से मुराद ये है कि एक जगह दोनों की मुलाकात हुई, पसंद किया एक दूसरे को, बस। और फिर अपने वालिदैन को बताया। जी हाँ, वही अरेंज लव मैरिज जिसे अरेंज लव मैरिज, मेरी माँ इंतजामी लव मैरिज। जी, अब इसमें कंट्राडिक्शन देखे, हाँ, जिससे मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरी माँ जागीरदारनी थी, अपने बाप की, जो बड़ा जागीरदार था, उसकी इकलौती बेटी थी। उनका नाम क्या था ससुर का? वो मेरे जो नना थे ना, नाना हुए जी, मेरे नाना हुए। और यहाँ जाड़ल छापर लाड़काना में हकीम गोबदरा मॉडर्न बुक स्टोर, हाँ, अभी उनका इंतकाल हुआ मेरे मामा का। हाँ, तो ये वही खानदान है। ओके। गंगवाणी बाई कास्ट, अशोक गंगवाणी मेरे मामूजात थे, बड़े प्यारी शख्सियत। तो वो जागीरदारनी थी और अपने बाप की इकलौती बेटी थी। तो वो पूरी जागीर इनके हिस्से में आई। जब शादी करके, मैं बच्चा हूँ तो सुनता हूँ, अब्बा दरवेश आदमी थे पक्के। उनको कहती थी ये कागजात लो, अपनी जगहों पे जाओ, कब्जा करो, तुम्हारी जगह है, मेरी जगह है। कब्जा नहीं, ओनरशिप लो, मतलब हाँ, अभी मालकाना लो, मालकाना हकूक तुम उसको ले लो अपना हाथ में। वो सुनते ही नहीं थे। मैं जब बड़ा हुआ, कॉलेज में मैंने शहीद इनायत को पढ़ा, जो खेड़े सो खाए। फिर मार्क्स एंगल्स को पढ़ा, और लेनिन ने तो कमाल कर दिया। मैंने सोचा ज़मीन, फिर तसव्वुफ़ की तरह मैं बताऊं, कुरान कहता है ज़मीन अल्लाह की है, किसी के बाप की नहीं है। और ये जो खान बहादुर और सर हैं, ये तो अंग्रेज़ों के गुमाशे थे, तो उनको लक़ब मिले हैं, ज़मीनें जागीरें मिली हैं, वरना ज़मीन तो उसकी है जो खेड़े सुखाए। बहुत पसंद आई ये बात मुझे। मैंने जाना छोड़ दिया। इसी मॉडर्न बुक वाले मामा मुरली से किसानों ने कहा, ये बच्चा तो हमें दिखाओ जो आता ही नहीं है, न कुछ लेता है हमसे। मैंने कहा मैं सेल्फ मेड बनूंगा, खुद ही जो करना है खुद करूंगा। तो आज तक एक मन भी हमने अपना वो गेहूँ चावल नहीं खाए, ज़मीन पे गए ही नहीं। तो वो इस तरह मैंने छोड़ दी। अब आपकी जो नानी है, हाँ, उन्होंने अपनी बेटी दी, हाँ, आपके अब्बा को। जी। वो आपकी वालदा पढ़ी लिखी हैं? नहीं, वो पढ़ी लिखी उस पुराने ज़माने की है बात। नहीं, पुराने ज़माने में भी लोग पढ़ तो सकते, बिल्कुल थे। वो पढ़े लिखे। वालिद साहब बड़े आलिम किस्म के आदमी थे। अच्छा। उनसे मैंने ये सीखा। पंजाबी में सीख गया, ग्रंथ साहब, बुल्ले शाह का, बाबा फरीद गंज शकर, तो पूरी तरह वो मुझे समझ में आती है, मैं उसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ। सराकी तो हमारी बहन है सिंधी की। हिंदी भी आती है पूरी तरह, वो भी पढ़ सकता हूँ। गुरमुखी ग्रंथ साहब की ज़बान है। 5 ज़बानें इस तरह मुझे आ गई। और उसका वालिद साहब किस चीज़ के आलिम थे? संस्कृत के, हिंदी के। नहीं, मतलब क्या थे? उनके पास ये शास्त्र जिसे हम कहते हैं ना, वेदास और शास्त्रास कहते हैं। जैसे रामायण और महाभारत आपने सुना होगा, हाँ, वो इंटरप्रेट करके बताते थे। जैसे गीता है ना, वो संस्कृत में है। जैसे कुरान मजीद है ना,
उसका इंटरप्रिटेशन इतना उल्टा सीधा है, मैं खुद जानता हूँ इसको, इतना डीप डाउन मैंने इसको पढ़ा है। तो कभी उलमा से होता है, टीवी पर भी होता है बहस, तो मैं बता देता हूँ और वो चुप हो जाते हैं। तो बात यहाँ की है कि आप कितना इसके अंदर जा सकते हैं। वालिद साहब क्या रहे समाजी तौर पर? वही पढ़ाने वाले। क्या टीचर थे? टीचर मतलब वही प्राइवेट तौर पर, ये धर्मी विद्या जिसे कहते हैं ना, अच्छा, ये पढ़ाते थे। और ये ग्रंथ साहब कि हमारे यहाँ होता है नहीं, ये धर्मी काम वो किसी करते थे, मंदिर में करते, मंदिर में करते थे, मंदिर में करते, शहदाद कोट में। शहदाद कोट अभी वही मंदिर है। अच्छा, अब मेरे तो वालिद साहब हैं? नहीं, अम्मा? उनका 19 नहीं, दोनों का इंतकाल हो गया। तो बस उन्होंने जो, कितने भाई हैं आप? 2 भाई थे। हाँ। मेरा बड़ा भाई था, सिर्फ 2 भाई थे। हाँ। मेरा बड़ा भाई, उसका भी इंतकाल हो गया। क्या नाम? कृष्ण चंद। वो क्या थे? वो भी यही काम करते थे, गाते थे। अच्छा। हाँ, मैं भी गाता हूँ, भजन और हारमोनियम, गिटार, ये मेरा अपना शौक है अब म्यूजिक से। वो आपको आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। अच्छा। फिल्मी गाने, सूफी गाने, मगर अपने पसंद से गाता हूँ। अच्छा, तो प्राइमरी का? अरे यार, अच्छा, आप खुद ही तो मुझे कहते थे कभी शाह की वाई सुनाएंगे नागपाल साहब आर्ट्स काउंसिल में तो वही उस वक्त की सीखी हुई चीज़ है जो और आती वो है। आपकी बहनें? बहन मेरी एक थी जो मैंने देखी नहीं, वो बड़ी थी, मेरे बड़े भाई से भी बड़ी थी। वो इंडिया चली गई और उसके बाद इंडिया उसका गई, मतलब जैसे लोग जाते हैं ना, चले मतलब वहाँ जाके सुकून अख्तियार किया। फिर उधर है? नहीं, अभी नहीं, वो भी गुजर गई। हाँ। अच्छा, तो इस तरह से मुझे आप इंडिया नहीं गए? मिला। मैं घूमने गया हूँ। नहीं। हाँ। मैं जब कह रहा हूँ इंडिया नहीं गए तो उसका नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो यूरोप गया, दुबई गया, 4-4 लाख 5-5 लाख की नौकरियाँ मिल रही थी। सच कह रहा हूँ, ज़ेबिस्ट में, मैं नाम लेकर बताता हूँ, मैं यहाँ डायरेक्टर रहा हूँ CIC का। तो जब दुबई गया तो वहाँ एजुकेशन सिटी है, आपने भी देखी होगी, उसमें ज़ेबिस्ट था। मैं अंदर चला गया, मैंने कहा देख लो। तो वहाँ का जो डायरेक्टर था उससे हाथ मिलाया, प्रोफेसर KS नागपाल, तो उसने दोनों हाथ पकड़ लिए। आप वो डायरेक्टर हैं जो हमें लेटर्स भेजते हैं, क्योंकि दस्तखत मेरे होते थे। मैंने कहा जी हूँ तो वही, मगर मैं अब डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ। सर क्या बात है, आ जाएँ। उन्होंने फिर मुझसे काफ़ी मशवरे मांगे, यूनिवर्सिटी घुमाई, खिलाया पिलाया, कहा सर चाहें तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो पिक एंड ड्रॉप भी दे रहे थे, और उस वक्त 4 लाख रुपए, जो आजकल मतलब 10 लाख के करीब होंगे, मस्ट भी। हाँ। तो फिर मैंने पहले तो हाँ की, इसलिए कि मुझे तो पढ़ाना है, मैं रिटायर हुआ था। बेटे को भी जॉब मिल रही थी, डॉक्टर, वो डॉक्टर है तो उसकी वहाँ जॉब हो रही थी। रुचिराम का बेटा वहाँ था, नील या किशन। हाँ, तो वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, छोटा किशन। हाँ, तो उसने मुझे खाने पे बुलाया और कहा कि सर पारस को बुला लें यहाँ, वो डॉक्टर पारस को, तो यहाँ हमारे साथ काम। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं वहाँ काम करूँ, ये भी काम करे, तो एक घर बना लेंगे। घर तो वहाँ बहुत सही मिल रहा था, बहुत, जिसके पास था, मैं दोस्त के पास, उसके ऊपर ही मिल रहा था। बहरहाल पारस ने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा। बहरहाल मुझे ये बात अच्छी लगी, यार इस ज़मीन, इन लोगों को, इस रस्म रिवाज और तहजीब को छोड़ नहीं सकते। दिल की बात बता रहा हूँ, इतनी तकलीफ़ें में आई हैं। ये दिल की बात है या दिमाग की? नहीं, दिल की बात है। अच्छा। दिमाग तो कहता है अभी निकल जाओ यहाँ से। अच्छा। क्योंकि तुम खतरे में हो, और कई दफ़ा मेरे हुकूक पे गज़ब का डाका पड़ा है कि तुम कन्हैया लाल हो। मैं कहता हूँ वी आर पनिश्ड फॉर द क्राइम वी हैव नॉट डन। पैदाइश किसी के हाथ में होती है क्या? ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने ज़ाया की हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी से बाहर किया गया है, मगर नो प्रॉब्लम। तो वहाँ ये सोच रहा था कि इस उम्र में मैं कैसे रिश्ते बनाऊंगा, किन से बात करूंगा, किस पे बात करूंगा। नहीं, जब आप मजे से जी नहीं सकते। अब फिर आते हैं उधर प्राइमरी। हाँ, कहाँ पढ़ी? शहदाद कोट। 5 और 10 साल। उस वक्त शहदाद कोट में स्कूल आ गया था। अच्छा। हाँ, 5 से 10 साल पहले मैट्रिक आपने किया? 68 में किया। 68 में? 51 में पैदा हुआ। 51 में 15 साल हो गए जी। उसके बाद लड़का ना 17 साल हुए।
51 से 6 साल की उम्र में हम वहाँ बैठते थे। 5:30 और 6 में बिठाते थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो 70 में लाड़काना से इंटरमीडिएट किया। उस वक्त कॉलेज शदादकोट में नहीं था। और आप डिग्री कॉलेज से पढ़े? फिर डिग्री कॉलेज में जी। फिर जाहिर है आप प्री मेडिकल ही पढ़े होंगे? प्री मेडिकल पढ़ा, बिल्कुल। डॉक्टर बनने के लिए? डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, बहुत इश्क था मुझे। अच्छा। डॉक्टर होने से, क्योंकि मैं समझता हूँ इससे बेहतर पेशा नहीं। एक लाइन है जो आजकल अंकिल सिरा पे लिखी हुई है, व्हाट हायर एम अ मैन कैन अटेन देन रिड्यूस ह्यूमन पेन। वाह, क्या जुमला है। वाह। मैं दोबारा दोहराता हूँ, व्हाट हायर एम अ मैन कैन अटेन देन रिड्यूस ह्यूमन पेन। वाह। तो उस वक्त मेरे जहन में यही था। तो मगर वही, मैं अल्लाह का बंदा था, ना प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले, और फिर एक अदबी चस्का था। उसमें मैंने वो ऐसा पेपर किया कि जो कह रहा था कि वाहिद जमा लिखो, मुज़क्कर मौनस लिखो, उसको छोड़ उर्दू वाले। जी, उर्दू वाले उर्दू के पेपर में जी मैंने वो अफसानवी कहानियाँ लिखी, मज़ामीन लिखे, खतूत लिखे, और 55 मार्क्स ली। और मेरे दोस्तों ने जो वो काम किया 20 मिनट में चले गए और 77 मार्क्स ले ली। नहीं तो आपको पेपर तो हमें ये सिखाया गया था मैट्रिक में कि इजी टू कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। वहाँ पे लेक्चरर भी कह रहा था, जो इन्विजिलेशन कर रहा था, कि भाई इसके इक्वल मार्क्स हैं, आपकी मर्जी है। ये यानी वो बिल्कुल लफ्ज़ का लफ्ज़ लिखना है, टिक तो करना आप है। एग्जामिनर को बताना चाह रहे थे कि आप कौन सी तोप चीज? नहीं, अपने अंदर जो अदब पढ़ने के बाद तोप बेटी थी वो आप चला रहे? मुझे ले गई कि नहीं, मैं ऐसी अफसानवी चीजें लिखूंगा। 3 घंटे बैठा रहा, पढ़ने वाला हैरान हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 55 पे आ गए। तो बहरहाल, तो आप डॉक्टरी से रह गए अपने अदबी काविशों की वजह से? बिल्कुल, वजह से। और फिर मैंने अदीब होना ही पसंद किया। अच्छा। हाँ, फिर जब मैंने कहा ना कि इधर आया, फिर आप कहाँ गए? लेक्चरशिप के लिए। हाँ। कहाँ पे? सिंध यूनिवर्सिटी से। नहीं, सिंध यूनिवर्सिटी में मास्टर्स? हाँ, वही कह रहा हूँ ना। किस सब्जेक्ट में? तो इंग्लिश में, क्योंकि मुझे लेक्चरर बनना था। इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, लिटरेचर में की। और मैडम अमीना खमीसानी मेरी उस्ताद थी। और एक दिन मुझसे पूछा, और कौन से टीचर? मैडम फारूकी थी, खालदा फारूकी थी, अर्जन लाल थे बहुत बड़े, और अकरम अंसारी साहब। एक अर्जन लाल हासिद थे, ये वही है? नहीं, वो चले गए। वो दूसरे हैं, वो इंडिया चले गए और उनका इंतकाल हुआ। हाँ, उनको जानता हूँ मैं। वो इस तरह भी जानता हूँ कि यहाँ शाह सचल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो शमशेर हैदरी ने मुझे फ़ोन किया कि कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैंने कहा जी सर, आपको पेपर पढ़ना है? मैंने कहा जी सर। तो कहते हैं शाह पर नहीं, क्योंकि सबको पता है मैं शाह पे लिखता हूँ। मैंने कहा शाह पर नहीं तो फिर किस पर? कहा सामी पर। मैंने कहा क्यों, हिंदू है इसलिए? नहीं यार, कोई सामी को जानता ही नहीं है। और वाकई मैं कहता हूँ, उसी कॉन्फ्रेंस में एक आदमी आया, पढ़ रहा था सामी जा सलूक। अब ये लफ्ज़ सलूक, जिसको लफ्ज़ नहीं पढ़ना आता है वो सलूक क्या, उसमें नो डाउट उसमें हिंदी के अल्फाज हैं बहुत सारे। अवेयरनेस का मसला था ना। हाँ, तो 3 दिन की 3 जायंट पोइट्स पर कॉन्फ्रेंस थी, और सामी पे सिर्फ 2 पेपर थे, एक अर्जन हासिद का, एक नागपाल का। तो ये मसला था। तो खैर, अभी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। हाँ। और उसमें आपने 3 साल पढ़ा? हाँ, 2 साल। मैं प्रीवियस से गया था। ओके। आपने बीए किया? हाँ, बीए किया, फिर प्रीवियस और फाइनल किया। हाँ। और फाइनल में, प्रीवियस में भी मैंने टॉप किया, फाइनल में भी। तो टॉप का मतलब क्या है? 55, 60, 70? जाहिर है सेकंड जी, सेकंड क्लास फर्स्ट, सेकंड क्लास सेकंड। हमारे यहाँ रिवाज नहीं था, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई फर्स्ट क्लास उठाए। ये मेरे सीनियर सब जानते हैं। अच्छा। हाँ, सारे वो CSS में चले जाते थे, और मैंने ऑप्ट किया प्रोफेसर बनूंगा, क्योंकि तय करके गया था प्रोफेसर बनूंगा। चलो ठीक हुआ, आपने वो पढ़ा। अब यूनिवर्सिटी से जान कब छुड़ाई? यूनिवर्सिटी में मुझे मैडम खमीसानी ने कहा कि यू विल बी ज्वाइनिंग CSS। मैंने कहा नो मैडम, आई विल बी प्रोफेसर। तो मुझे कहती हैं कि प्रोफेसर सर पुअर माय सन। मैंने उनको जवाब दिया कि आई एम डिटरमिन्ड टू लीड पुअर बट कंटेंटेड लाइफ, और आज तक उसी कंटेंटेड लाइफ में हूँ।
इधर उधर हाइपोक्रेसी नहीं जानता। आप इत्मीनान वाली जिंदगी यही समझते थे? बिल्कुल, भले पुअर हो, पैसों की रेल पेल न हो, भले गुर्बत हो, मगर इत्मीनान हो और सर्विस हो, सर्विस टू द पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तसव्वुफ इसको कहते हैं। तो आपकी प्रोफेसर क्यों कह रही थी आपको CSS के लिए? क्योंकि सब जानते थे, मुझसे आगे गुल मोहम्मद उमरानी थे, कले बख्श रिंद थे, सब वहाँ जाते थे। नहीं, जिसको भी एक प्रोफेसर का तो ये काम नहीं है ना। नहीं, क्यों नहीं, उन्होंने मुझे अपने तौर पर बताया। उसको पता है ना CSS क्या होती है? हाँ बिल्कुल, तो वो कर रहे थे ना बच्चे सारे, आज तक भी वही मसला है कि लोग ऑप्ट कर रहे हैं, वो कर नहीं सकते, वो अलग बात है। और मैं पढ़ाता भी नहीं था, पढ़ाना अभी शुरू किया मैंने CSS को, जब राणा भगवान दास जज थे और आसिफ जरदारी सदर थे। वो CSS का रिजल्ट लेकर गए और कहा कि सिंध 0, बैचेस खाली। यार मेरा माथा ठनका कि ये मेरी ज़मीन का मसला है, अगर यहाँ से नहीं बंदे जाएंगे तो हमारी वकालत कौन करेगा, हमारे हकूक़ के लिए कुछ हकूक़ देगा, कुछ लड़ेगा, बंदे तो हो ना हमारे ब्यूरोक्रेसी में। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, OCAP में 32 बैचेस मैंने पढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह हर बैच से मेरे 5-4 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अच्छा। हाँ, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और ताकि क्योंकि मैं एम लेकर आया ना कि ये बच्चे जाएं ऊपर। घर पे भी एक डेंटिस्ट उर्दू स्पीकिंग लड़की थी, उसको किसी ने कहा इनसे पढ़ो, मेरे घर पे पढ़ने आती थी। जब मैंने वो छोड़ दिया, यार उसमें क्या जज्बा था, वो उसके माँ के साथ आती थी, जो चीज़ कहूँ वो करके दिखाए एक दिन में। क्योंकि हम वहाँ ऐसे राइटिंग में एक आउटलाइन बनवाते हैं, वो इतनी मुश्किल होती है कि 50 से 100 दफ़ा हम लिखवाते हैं, तब जाके मंजूर करते हैं कि ये नाउ इट इज़ ओके। तो कुछ दिनों के बाद वो कहती है सर मुझे आउटलाइन सिखाएं। मेरा पुराना स्टूडेंट आया, सर मैं ये दिखाने आया हूँ, यानी वो 50 कर चुका था, वो 51 आउटलाइन लेकर आया मेरे पास। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, अब तुम ठीक लाइन पे आया, तुमने समझ लिया। तो उस लड़की ने कहा, उस डॉक्टर ने कि सर मैं देखूं। मैंने कहा जी बिल्कुल देखें। उसने उसको क्या सिखाया मैंने, उसने मुझे कहा सर वो नेट पे लोग मांग रहे थे नागपाल साहब का नंबर दे, नागपाल, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? कि सर दूसरे भी आ जाए। मैंने कहा ये क्या तरीका है, आप सिर्फ मुस्तफ़ीद हो, दूसरे ना हो। मैं तो सबके लिए हूँ भाई, कोई भी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, महाजर हो, हमारा कोई भी यानी स्पीकिंग लैंग्वेज का मसला नहीं और जिन्स का मसला नहीं, हम तो इंसान जानते हैं सिर्फ। एनीवे, तो मैंने कहा जी आप लें, उसको फ़ोटो भी कराएं। सर इसको एतराज़ नहीं, मैंने कहा पूछ लें। उनका नहीं सर कह रहे हैं सही, सर ने यही सिखाया। उसने फ़ौरन कहा सर ने यही सिखाया, बिला तमीज़ एनी डिस्क्रिमिनेशन, मदद करो। उसने वो किया। बहरहाल वो जब इम्तिहान में बैठी तो मिठाई का डब्बा लेकर आई सर। मैंने कहा मुझे यकीन था, इसकी माँ को भी कहा, क्योंकि बच्चा खुद बताता है कि हाँ वो कितना आगे है। तो ये मसले थे कि फिर मैंने वो बहुत दिनों तक पढ़ाया, अपने घर पे भी पढ़ाया। अब काफ़ी लोग मुझे एक बात बताएं, मैं वक्फा लेना चाहता हूँ, लेकिन वक्फे के बाद मैं आपसे तकाबली जायज़ा वो लेना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में, शहरों के बारे में, इदारों के बारे में। ज़रूर उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि वक्फे के बाद हम सोचें। नाज़रीन, हमारी बातें जनाब के नागपाल साहब से जारी हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद हम फिर मिलते हैं।